नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। सीटेट एसएसटी हिस्ट्री की क्लास चल रही है जिसमें हम पीछे ज्योतिराव फुले और पेरियार के बारे में हम पढ़ चुके थे। गुलामगिरी पुस्तक थी उनकी, ज्योतिराव फुले की। आज हम ब्रह्म समाज से कंटिन्यू करेंगे और ये हमारी हो सकता है आखिरी ही क्लास हो, क्योंकि अभी ये कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा और बचा हुआ है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। जो बलि दी जाती थी उस समय पे कि बलि दे दो तो ये काम हो जाएगा आपका, ये मन्नत मांगी है तो पूरी हो जाएगी, तो ऐसा बलि की व्यवस्था थी। और पर ये बलि के विरुद्ध थे। इनके जो अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे, इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचना की, उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक हैं। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के ही नेता थे। ठीक है। हेनरी डेरेजियो और यंग बंगाल मूवमेंट। तो डेरेजियो एक व्यक्ति है। यंग बंगाल मूवमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि नव युवक लोगों को इन्होंने एकजुट किया और आंदोलन चलाया। तो 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, नाम पूरा ये है। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं। महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। इसे ही कहा जाता है यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। फिर रामकृष्ण परमहंस यानी कि रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद की बात है। तो रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पर रखा गया। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। विवेकानंद का भाषण शिकागो वाला पता ही है आपको, क्या स्पीच दी थी उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में। उन्होंने सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों को निर्धनता, दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तब तक सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का इन्होंने आह्वान किया, यानी कि इन्होंने रिक्वेस्ट की, अनुमोदन किया। प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किए। बाल विवाह को खत्म करना। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध, ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। फिर है वेद समाज। मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से ही प्रेरित था। वेद समाज ने जाति भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी कंजर्वेटिव हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की, पुराने विचारधारा वाले। फिर है अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोमडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया। यहाँ मुसलमान को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। सिंह सभा आंदोलन सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में
सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, इसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। खालसा कॉलेज अमृतसर, ठीक है। तो ये जो सिंह सभा आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अठारह सौ 70 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन है। अब नेशनलिज्म का विचार पनप रहा है, लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना जन्म ले रही है, ठीक है। 1870 और 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति बहुत असंतोष बढ़ रहा था, ज्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने के लिए अधिकार छीन लिए गए। आर्म्स एक्ट आया, आर्स नहीं है, आर्म्स एक्ट। आर्म्स अधिनियम पास किया गया, जिसके तहत भारतीय लोग अपने पास हथियार नहीं रख सकते, तो इस चीज का विरोध किया। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया, प्रेस पर रोक लगा दी, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छापती है तो उस सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस है सारी संपत्ति जब्त करेगी। 1873 में सरकार ने इलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो ब्रिटिशर्स के भी केस देख सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। समानता लाने के लिए ये लाया गया। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया कि इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता है। इलवर्ट बिल जजों से संबंधित। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई सभा के में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और ये 1885 में हुई और A.O. ह्यूम के द्वारा स्थापना हुई और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बने। संगठन के जो शुरुआती नेता थे वो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और रोमेश चंद्र दत्त और एस सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य लोग भी शामिल थे, ठीक है। A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। A.O. ह्यूम ब्रिटिश सिविल अधिकारी थे, रिटायर्ड सिविल अधिकारी। भारत की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त कर दिया जाए, जिससे भारतीय लोग भी हथियार रख सकें अपने पास और अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता दी जाए, ठीक है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस की राजनीति तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। इन्होंने निवेदन किया कि राजनीति के लिए मॉडरेट्स की आलोचना की थी। देखो, नरम दल और गरम दल दो गुटों में बट गया था। नरम दल आराम से काम निकालना चाहते थे, गरम दल थोड़े गर्म मिजाज के थे, ठीक है। तो यहाँ पे नारा भी दिया बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। फिर बंगाल का विभाजन 1905 में वायसराय करजन के द्वारा अनाउंस किया जाता है। बंगाल का विभाजन 1905 में, ठीक है। ये बिहार उड़ीसा के कुछ भाग भी उसी समय बंगाल में भी आते थे। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई और जो मध्यम वर्गीय और आमूल परिवर्तनवादी और कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए, खासकर बांग्लादेश वाले एरिया में। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ज्यादा ताकतवर था। स्वदेशी आंदोलन का मतलब है हम सारी चीजें स्वदेशी ही अपनाएंगे। बंगाल का विभाजन अंग्रेज इसलिए कर रहे थे, हिंदू और मुसलमानों की एकता में खंडता डालने का काम कर रहे थे। आंध्र के डेल्टा इलाके में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन भी कहा जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में
मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया, मोहम्मद अली जिन्ना वाली पार्टी जो पाकिस्तान में गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर सूरत जो अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ 1907 में, वहां पे कांग्रेस में जो कांग्रेस के सदस्य थे वो दो गुटों में बट जाते हैं, नरम दल और गरम दल, क्योंकि दोनों के जो विचार है वो नहीं मिलते। अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग पर दोनों के बीच जो है कटुता पैदा हो जाती है। 1917 में रूस में क्रांति हुई थी। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को एक नई प्रेरणा मिली। रूस की क्रांति से भी भारत के लोग मोटिवेट हुए और अंग्रेजों के खिलाफ और ज्यादा काम करने लगे। ठीक है, फिर महात्मा गांधी हैं। 46 वर्ष की उम्र में 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं और तुरंत सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं। और दक्षिण अफ्रीका आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल, उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील, मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिला है। उनकी शुरुआती प्रयास चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद की जो मील स्ट्राइक है, स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए, उन्होंने भाग लिया। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मील मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। तो आते ही उन्होंने दिखा दिया कि गांधी कौन है। ठीक है, इसलिए गांधी जी का रोल है। फिर रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट आया, जिसमें बिना केवल शक होने पर ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो भारतीय लोगों ने इसे काला कानून कहा और इसी के चलते अमृतसर के लाहौर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, और जनरल डायर ने गोलियां चलवाने का आदेश दिया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद जो आपके ये नाइटहुड की उपाधि किसको मिली थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को, इनकी किताब गीतांजलि के लिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रिटिशर से नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने गोलियां चलवा दी, लोग मारे गए थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, लौटा दी। ठीक है, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। 1920 में अंग्रेजों का सहयोग न करने की प्रण लिया गया कि हम अंग्रेजों का किसी तरह से सहयोग नहीं करेंगे, उसे असहयोग आंदोलन कहा गया। ठीक है, और खलीफा से संबंधित है ये, कि खलीफा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन पहुंचाया तो ये आंदोलन और भड़क गया। फिर गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च, दांडी यात्रा की, नमक कानून तोड़ने के लिए। सविनय अवज्ञा की शुरुआत इसी के साथ होती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो दांडी नामक गांव में जाकर और मुट्ठी में नमक लेकर नमक कानून तोड़ दिया, क्योंकि अंग्रेज नमक पर टैक्स लगाने की बात कर रहे थे। चोरी चोरा पुलिस थाने पर अटैक होता है, तो उसकी वजह से ये असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ता है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था ये पूर्ण शांति से चलेगा असहयोग आंदोलन, लेकिन चोरी चोरा पुलिस स्टेशन पर घटना कर देते हैं लोग, तो फिर ये जो आंदोलन है वो गांधी जी को वापस लेना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हो जाता है और नारा देते हैं करो या मरो, अब तो करो या मरो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। साइमन कमीशन, ये साइमन कमीशन 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि था ही नहीं, तो इसलिए भारतीय लोगों ने इसका बहिष्कार किया और कहा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। फिर पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और उस दिन था 26 जनवरी 1930। इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस आज भी मनाते हैं। ठीक है, उस दिन 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, लेकिन अब इस 26 जनवरी का क्या महत्व है? इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी, उन्हें भारत में मिलाया गया। नए संविधान की रचना की गई। ठीक है, नए संविधान की रचना की गई जिसमें अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें ली गई हैं। संविधान सभा ने
संविधान को लिखा, 2 साल 11 महीना 18 दिन में। भीमराव अंबेडकर का बहुत ज्यादा रोल हुआ, क्योंकि जो संविधान सभा की कमेटी थी, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर थे। ठीक है। राज्यों का गठन किया गया, राज्यों का गठन किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना, और भाषा के आधार पर इसका गठन होता है। विकास की योजनाएं, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग भारत में स्थापित किया गया, और उसने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई, और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है हमारे देश में उत्पादन का काम सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों करेंगी मिलके, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। फिर ये भिलाई में स्टील प्लांट खोला गया 1959 में सोवियत संघ की मदद से, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में खोला गया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें हैं दोस्त, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो रिवीजन आप कर सकते हो। अगली क्लास से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी चल रही है साथ साथ, अब उस पर मूव करेंगे हम। ठीक है, ज्योग्राफी की भी कई क्लासेस हो चुकी, पॉलिटी पूरा कंप्लीट हो चुका है सबकी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तीनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सारे लेक्चर अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।